अब हम बात करते हैं फाइब्रॉइड के बारे में। फाइब्रॉइड के दो और नाम होते हैं, लियोमायोमा या फिर सिर्फ मायोमा। क्या होता है ये? स्मूथ मसल ट्यूमर होता है आपके यूटेरस का। अगर डिटेल नाम देखें तो ये स्मूथ मसल ट्यूमर है और मोनोक्लोनल ट्यूमर है। मोनोक्लोनल ट्यूमर का मतलब क्या है? इस ट्यूमर में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको स्मूथ मसल मोनोक्लोनल ट्यूमर कहते हैं यूटेरस का। इस ट्यूमर के पास लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, मतलब लार्ज क्वांटिटी में फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन ये प्रेजेंट रहेगा। और यही रीजन है लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और आपका जो स्मूथ मसल है, ये दोनों कंप्रेस होके एक सूडो कैप्सूल बनाता है और ये सूडो कैप्सूल आपका वेल सर्कमस्क्राइब बनाता है फाइब्रॉइड को। इसीलिए जो फाइब्रॉइड ये ट्यूमर है, ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है। ठीक है, ड्यू टू द सूडो कैप्सूल जो कि इस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और स्मूथ मसल के कंप्रेशन के कारण बना हुआ है। अब पहले तो समझते हैं कि ये ट्यूमर बनता कैसे है, फाइब्रॉइड बनता कैसे है। नॉर्मल मायोसाइट्स होता है आपके यूटेरस के अंदर। कुछ रीजंस के कारण ये नॉर्मल मायोसाइट एबनॉर्मल मायोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर इन एबनॉर्मल मायोसाइट्स का प्रोलिफरेशन होता है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर। क्या रीजंस होता है जो कि इस नॉर्मल मायोसाइट को कन्वर्ट करता है एबनॉर्मल मायोसाइट के अंदर, उनको हम समझते हैं। तो चार रीजंस होता है। पहला रीजन होता है हार्मोन्स। दो हार्मोन्स होता है, प्रिडोमिनेंटली ईस्ट्रोजन और छोटा सा कंट्रीब्यूशन आता है प्रोजेस्टेरॉन से। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस फाइब्रॉइड ट्यूमर इज ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन डिपेंडेंट, दोनों पे डिपेंडेंट है। मेनली ईस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है यही प्रोलिफरेट कराएगा आपके इस एबनॉर्मल मायोसाइट को। यही प्रोलिफरेट कराएगा आपके इस एबनॉर्मल मायोसाइट को, कन्वर्टिंग इनटू ट्यूमर। और आपको ये पता कैसे चला कि ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है? ये आपको ऐसा पता चला क्योंकि आपने देखा कि इस ट्यूमर के अंदर देयर इज अपरेगुलेशन ऑफ अरोमेटेज एंजाइम एंड देयर इज अपरेगुलेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, जिसके कारण ईस्ट्रोजन जो है प्रोलिफरेशन करवाता है आपके एबनॉर्मल मायोसाइट का। दूसरा, आपको ये पता चलता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है ये भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है फाइब्रॉइड के अंदर। कैसे पता चला? क्योंकि इस फाइब्रॉइड के अंदर आपको दिख रहा था अप रेगुलेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स। और प्रोजेस्टेरॉन कैसे कंट्रीब्यूट करता है? बाय प्रिवेंटिंग द एपोप्टोसिस ऑफ द ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स के एपोप्टोसिस को रोक देता है। तो ये बेसिकली जब एपोप्टोसिस होगा नहीं तो नॉर्मल मायोसाइट्स का तो एपोप्टोसिस होता है, अगर होगा नहीं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे एबनॉर्मल मायोसाइट्स के अंदर। ठीक है, तो दो हार्मोन्स, मेनली एस्ट्रोजन और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपके प्रोजेस्टेरॉन से भी आता है। फिर दो और रीजंस होते हैं जिसके कारण आपका नॉर्मल मायोसाइट एबनॉर्मल मायोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये दोनों रीजंस जो है वो है आपका वैस्कुलर एबनॉर्मेलिटी और फाइब्रोटिक प्रोसेस। फाइब्रॉइड जब शुरू हुआ था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि फाइब्रॉइड इस ट्यूमर के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आता है। अब ये लार्ज अमाउंट के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कैसे आता है फाइब्रॉइड के अंदर? तो एक ऐसी थ्योरी है कि वो आता है इन रिस्पॉन्स टू इस्केमिया। मतलब इस्केमिया होता है, इस्केमिया के कारण पहले उस इस्केमिया को टैकल करने के लिए वैस्कुलर एबनॉर्मेलिटी मतलब एंजियोजेनेसिस होगा। और फिर जब एंजियोजेनेसिस से वो इस्केमिया टैकल नहीं हो पाएगा तो फिर लास्ट में जो है नेक्रोसिस हो जाएगा उस एरिया का, या फिर आप बोल सकते हो वहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल फाइब्रोसिस हो जाएगा हीलिंग के थ्रू, जिसके कारण वहां पर कोलेजन इंक्रीज हो जाएगा। तो इन रिस्पॉन्स टू इस्केमिया आपको दो चीजें देखने को मिलती है, दैट इज वैस्कुलर एबनॉर्मेलिटी मतलब क्या एंजियोजेनेसिस होता है, जिसके कारण एंजियोजेनिक ग्रोथ फैक्टर्स बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। और दूसरा जो चीज होता है इन रिस्पॉन्स टू इस्केमिया दैट इज फाइब्रोटिक प्रोसेस मतलब इंक्रीज इन कोलेजन। तो अभी तक हमने तीन रीजंस पढ़े, एक हार्मोन्स, वैस्कुलर एबनॉर्मेलिटी और फाइब्रोटिक प्रोसेस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉर्मल मायोसाइट को एबनॉर्मल मायोसाइट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए और इसको प्रोलिफरेट करवाने के लिए। और चौथा रीजन होता है जेनेटिक म्यूटेशंस। ये जेनेटिक म्यूटेशंस दो टाइप की होती है, स्पोरैडिक सोमैटिक म्यूटेशंस और इनहेरिटेड म्यूटेशंस। जो स्पोरैडिक म्यूटेशंस होती है ज्यादा कॉमन होती है एज कंपेयर टू इनहेरिटेड म्यूटेशंस। स्पोरैडिक सोमैटिक म्यूटेशंस के अंदर दो म्यूटेशंस आपको याद रखनी है, मेट 12 इस जीन की म्यूटेशन, एटी हुक इस जीन की म्यूटेशन। इनहेरिटेड म्यूटेशंस के अंदर दो म्यूटेशंस आपको फिर से याद रखनी है, पहला है फ्यूमायरेट हाइड्रेटेज इस जीन की म्यूटेशन, फ्यूमेरेट हाइड्रेटेज इस जीन की म्यूटेशन, और दूसरा हेरिडिटरी लियोमायोमेटोसिस रीनल सेल कार्सन, रीनल सेल कैंसर। ये आपने बेसिकली इसमें भी पढ़ा होगा सर्जरी के अंदर। तो ये दोनों बेसिकली इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस के अंदर आ जाते हैं। तो हमने चार रीजंस पढ़े जो कि आपके नॉर्मल मायोसाइट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एबनॉर्मल मायोसाइट के अंदर, और फिर इसका प्रोलिफरेशन होता था ईस्ट्रोजन के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और क्या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होता है फाइब्रॉइड के लिए। तो ये सिक्स रिस्क फैक्टर्स आपको यहाँ पर दिए गए। पहला है जेनेटिक एथनिसिटी, आपके जो अफ्रीकन लोग होते हैं वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं फाइब्रॉइड डेवलप करने के। और फिर ये चार पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि इंक्रीज एस्ट्रोजन करवाते हैं और इंक्रीज इन एस्ट्रोजन के कारण आपका फाइब्रॉइड डेवलप होता है। चार चार चीजें क्या है? अर्ली मेनार्क, लेट मेनोपॉज, नलिपेरिटी और एक्सपोजर ऑफ डाइएथाइल स्टिल्बेस्टेरॉल। इन चारों में एस्ट्रोजन बढ़ेगा रिजल्टिंग इनटू फाइब्रॉइड। फिर ओबेसिटी ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। और डाइट के अंदर अगर रेड मीट है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और अल्कोहल इंटेक है तो ये चारों भी आपके क्या हो जाते हैं, बेसिकली रिस्क फैक्टर हो जाते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फाइब्रॉइड। फिर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होता है? पैरिटी इज द प्रोटेक्टिव फैक्टर, मतलब अगर एक प्रेगनेंसी भी हुई है तो वो डिक्रीज कर देते हैं रिस्क को ऑफ द फाइब्रॉइड।
ठीक है। और जो स्मोकिंग होता है ये डिक्रीज कर देता है आपके अरोमेटिस की एक्टिविटी को, तो इसीलिए स्मोकिंग जो है ये भी प्रोटेक्टिव फैक्टर माना जाता है फाइब्रॉइड के लिए। फिर हम बात करते हैं फाइब्रॉइड की तीन टाइप्स के बारे में। तीन टाइप्स होते हैं, इंट्राम्यूरल, सबसिरोजल और सबम्यूकोजल। इंट्राम्यूरल मतलब पूरा मसल के अंदर है, ओके। सब सीरोजल मतलब सीरोजा के नीचे, और सब म्यूकोजल मतलब पूरा आपका यूटेराइन कैविटी के अंदर प्रोट्रूड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन आपका इंट्राम्यूरल होता है। सब सीरोजल जो होता है वो लीस्ट कॉमन होता है, और इंट्राम्यूरल आपका मोस्ट कॉमन बोला ना मैंने। तो सारे जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो जब शुरू करते हैं, वेन एवर सारे फाइब्रॉइड जो आप शुरू करते हैं वो इंट्राम्यूरल ही होते हैं स्टार्ट में, बाद में वो सब सीरोजल सब म्यूकोजल बन सकते हैं या फिर इंट्राम्यूरल ही रह सकते हैं। तो अब आपके फाइब्रॉइड्स का फिगो क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिगो क्लासिफिकेशन के लिए आप क्या करिए, पहले 0 1 2 लिखिए, फिर 3 4 को अलग लिखिए, फिर 5 6 7 को अलग लिखिए, और 8 को लास्ट में लिख दीजिए। तो पहले तो बात करते हैं 0 1 2, ये होते हैं आपके सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स। 3 4 होता है आपके इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स। 5 6 7 होता है आपके सबसीरोजल फाइब्रॉइड्स, और 8 जो होता है वो होता है आपके एक्स्ट्रा यूटेरिन फाइब्रॉइड्स। ये एक्स्ट्रा यूटेरिन फाइब्रॉइड्स आपके सर्विक्स में भी हो सकते हैं या फिर ब्रॉड लिगामेंट के जगह पर भी हो सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, आपको इन फिगो क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ लिया, इसके अंदर भी थोड़ी सी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि 0 1 2 मैंने बताया ये सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड होता है। इसमें जो 0 होता है ये पेडंकुलेटेड सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड होता है। पेडंकुलेटेड सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा कंप्लीटली इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द यूटेरिन कैविटी प्रेजेंट रहेगा। 1 जो रहेगा ये मोर देन 50% इनसाइड द कैविटी प्रेजेंट रहेगा, और जो 2 रहेगा ये लेस देन 50% इनसाइड द कैविटी प्रेजेंट रहेगा। इस इंफॉर्मेशन को पता करने का एप्लीकेशन क्या है कि 0 और 1, 0 चूंकि पूरा का पूरा कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, और 1 मोर देन 50% इनसाइड द कैविटी प्रेजेंट है, इसलिए 0 और 1 टाइप को हम बेसिकली स्टेरियोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं। फिर 3 और 4 में आपको याद रखना है, दोनों इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होते हैं। इसमें आपको 3 को याद रखना है, ये पूरा का पूरा आपके यूटेरस के अंदर ही रहेगा, यूटेरस की लेयर्स के अंदर ही रहेगा, लेकिन 3 वाला जो होगा वो एंडोमेट्रियम को टच कर रहा होगा, कैविटी के अंदर प्रोट्रूड नहीं करेगा, लेकिन इट विल बी टचिंग द एंडोमेट्रियल। फिर हम बात करते हैं 5 6 7 के अंदर, आपको सेवंथ पता होना चाहिए कि सेवंथ जो होता है ये पेडंकुलेटेड सब सीरोजल होता है। सेवंथ क्या होता है, ये पेडंकुलेटेड सब सीरोजल होता है, ठीक है। तो अब इसको जो है हम इमेज के थ्रू समझते हैं। तो आप इस इमेज को देखिए, आप देख सकते हो ये जो है आपका पेडंकुलेटेड बाहर है, बाहर की तरफ पेडंकुलेटेड है, तो ये पेडंकुलेटेड सीरोजल हो गया सेवंथ टाइप। ये अंदर की तरफ पूरा का पूरा कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, यूटेरिन कैविटी के अंदर, और पेडंकुलेटेड है, तो पेडंकुलेटेड सबम्यूकोजल हो गया, तो ये हो गया 0 वाला, ओके। ये आपका क्या है, ये सबम्यूकोजल है और प्रोट्रूड कर रहा है इनसाइड द कैविटी। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था, ये इतना वाला पार्ट जो है ये इनसाइड द कैविटी प्रोट्रूड कर रहा है, तो ये टाइप 2 है, लेस देन 50% प्रोट्रूडिंग इनसाइड द कैविटी, टाइप 2 सबम्यूकोजल। ये जो है आपका इंट्राम्यूरल है, कैविटी के अंदर कुछ प्रोट्रूड कर रहा है क्या, नहीं, तो ये आपका हो गया इंट्राम्यूरल। तो ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। फिर फाइब्रॉइड के अंदर इस ऐसे आपको फाइब्रॉइड को देख के आपको क्या क्या पता चलता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको फाइब्रॉइड के बारे में पता चलती है। पहली चीज, फाइब्रॉइड जो है वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, जो आप देख सकते हो, क्यों, इनके पास सूडो कैप्सूल होती है इसलिए वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है। दूसरा, इनका जो सेंटर है, ये जो वाला पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा आपको पेल दिखाई दे रहा है, और जो पेरीफेरी वाला एरिया है ये आपका रेडिश कलर के दिखाई दे रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि वेस्कुलर सप्लाई जो है ये पेरीफेरी से आता है, इसलिए पूरा का पूरा फाइब्रॉइड तो पेल होगा, लेकिन जो पेरीफेरी होगी वो आपकी ब्लड सप्लाई से भरी हुई दिखेगी। और कोई आपको एरिया ऑफ हेमरेज या फिर नेक्रोसिस सेंटर के अंदर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। कोई हेमरेज और नेक्रोसिस आपको सेंटर में नहीं देखने को मिल रहा, इसलिए वो कैंसर नहीं है। तो फाइब्रॉइड हमने इसलिए इन चार चीजों की वजह से इसको फाइब्रॉइड बोला। तो अगर ये समझ में आ गया तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में। तो देखो, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, एसिम्टोमेटिक। मतलब ये इंसिडेंटल फाइंडिंग के तौर पर ही आपको पता चलता है यूएसजी के ऊपर, बट मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, एसिम्टोमेटिक, ठीक है। 35 साल से ज्यादा की जो उम्र होती है उन फीमेल्स के अंदर 50% वुमेन के अंदर आपको फाइब्रॉइड देखने को मिलेगा। मोर देन 35 ईयर्स की एज में 50% ऑफ द वुमेन विल हैव द फाइब्रॉइड। अब मोस्ट कॉमन पेल्विक ट्यूमर कौन सा है फीमेल का, इन वो है आपका यही फाइब्रॉइड ही है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल है, उसके अंदर सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड है, तो कौन सा मोस्ट कॉमन सिम्टम होगा। अगर सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड है तो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिसको हम कहते हैं मेनोरेजिया। और ये मेनोरेजिया जो होता है रेगुलर ब्लीडिंग होती है। जब मैंने आपको टर्म्स बताए थे मेनोरेजिया वगैरह, तो मैंने बताया था मेनोरेजिया क्या है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, लेकिन ब्लीडिंग रेगुलर ही रहेगी। तो यहाँ पर ब्लीडिंग रेगुलर ही होती है, बस ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब मेनोरेजिया यहाँ पर क्यों होता है, तीन चीजों के कारण। पहला, एबनॉर्मल वेस्कुलरिटी। मैंने आपको जब रीजन बताए थे जिसके कारण आपका नॉर्मल मायोसाइट कन्वर्ट हो रहा था एबनॉर्मल मायोसाइट के अंदर, तो मैंने बताया था वेस्कुलर एबनॉर्मलिटी होती है, एंजियोजेनेसिस होता है। तो उस एबनॉर्मल वेस्कुलरिटी के कारण भी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। दूसरा, अल्टर्ड इंपेयर्ड हीमोस्टेसिस, एंड तीसरा अल्टर्ड मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी।
चूंकि आपके मायोसाइट्स ही बेसिकली क्या हो गए, एबनॉर्मल के अंदर कन्वर्ट हो गया और उनका प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो एबनॉर्मल मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी रिस्पॉन्सिबल होता है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए। ये तीनों कॉज होते हैं आपके हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए। फिर मैंने आपको बताया नॉर्मली तो ये क्या कॉज करेगा, रेगुलर ब्लीडिंग कॉज करेगा आपका फाइब्रॉइड। लेकिन कैन फाइब्रॉइड कॉज इरेगुलर ब्लीडिंग, तो जी हाँ, ये इरेगुलर ब्लीडिंग भी कॉज कर सकता है। एंड कैन द फाइब्रॉइड कॉज इन्वर्जन ऑफ यूटेरस, तो जी हाँ, ये इन्वर्जन ऑफ यूटेरस भी कॉज कर सकता है। और ये दोनों चीजें, इरेगुलर ब्लीडिंग एंड इन्वर्जन ऑफ यूटेरस, कौन सा फाइब्रॉइड कॉज करता है? फंडल पेडंकुलेटेड सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड। फंडल पेडंकुलेटेड सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड मतलब ऐसा सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड जो कि पेडंकुलेटेड तो होता ही है, जो फंडस की तरफ पर प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर अगर फंडल पेडंकुलेटेड सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है, तो इसकी जो ये वाला पार्ट है, इसका जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये ग्रेविटी के कारण यहाँ से विनस रिटर्न क्या होगा, बहुत कम होगा। और विनस रिटर्न अगर कम होगा तो ये वाली लेयर जो है नीचे स्लफ ऑफ कर सकती है कभी भी, जिसके कारण इरेगुलर ब्लीडिंग होगी। ओके, और ये आपका फंडल पेडंकुलेटेड सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड जो है इन्वर्जन ऑफ यूटेरस भी कॉज कर सकता है। और इरेगुलर ब्लीडिंग क्यों बताई मैंने, क्योंकि ग्रेविटी के कारण विनस रिटर्न ऊपर जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा नहीं तो ये वाला पार्ट जो है कभी भी स्लफ ऑफ करके नीचे आ सकता है। तो ये आपको दो चीजें पता होनी चाहिए फंडल पेडंकुलेटेड सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड के बारे में। अब कौन सा फाइब्रॉइड जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए, तो वो होता है सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड। मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड जो होता है वो होता है इंट्राम्यूरल, लीस्ट कॉमन होता है सबम्यूकोजल। तो सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड जो है ये लीस्ट कॉमन है, लेकिन मोस्ट सिम्टोमेटिक कौन सा है? मोस्ट सिम्टोमेटिक है आपका सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड। जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है ये भी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आ सकता है, लेकिन सबसीरोजल फाइब्रॉइड कभी भी आपके हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ नहीं आते, इस कंप्लेंट के साथ कभी नहीं आते। दूसरा जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है, दूसरा जो सिम्टम हो सकता है सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड के अंदर, वो हो सकता है पेन। अब पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर होगा तो उसे बोलेंगे डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्यों होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेन क्यों होता है? ड्यू टू दी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही थी जिसके कारण क्या होगा, बहुत सारे क्लॉट्स का फॉर्मेशन होगा। इन क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए यूटेरस को जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इसलिए डिस्मेनोरिया होता है। दूसरा रीजन क्या होता है पेन का, वो होता है टॉर्जन। अब टॉर्जन मैंने बताया ये हो सकता है ड्यू टू टाइप 7 पेडंकुलेटेड सबसीरोजल फाइब्रॉइड। देखो इन्वर्जन ऑफ यूटेरस कब हो रहा था, इन्वर्जन ऑफ यूटेरस हो रहा था ड्यू टू फंडल पेडंकुलेटेड सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, जो कि आपका टाइप 0 होता है बेसिकली। और टॉर्जन जो है ये होता है ड्यू टू टाइप 7 पेडंकुलेटेड सबसीरोजल फाइब्रॉइड। और ये टाइप 7 पेडंकुलेटेड सबसीरोजल फाइब्रॉइड जो होगा इट विल प्रेजेंट एज एक्यूट पेन के साथ आएगा। और यूएसजी के डॉपलर पे आपको डिक्रीज्ड वैस्कुलर सप्लाई भी देखने को मिलेगा। यूएसजी डॉपलर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज्ड वैस्कुलर सप्लाई। तो दो रीजन हमने पढ़ लिए पेन के लिए, पहला डिस्मेनोरिया और दूसरा टॉर्जन, जो कि इसके साथ देखने को मिलेगा। और तीसरा जो रीजन होता है आपके पेन का वो होता है डीजनरेशन। अब डीजनरेशन जो है ये मोस्ट कॉमन डीजनरेशन आपको पता होना चाहिए। डीजनरेशन बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझो। मोस्ट कॉमन डीजनरेशन जो फाइब्रॉइड के साथ एसोसिएटेड होता है वो होता है हाइलीन डीजनरेशन। और डीजनरेशन हमेशा सेंटर से शुरू होता है, क्योंकि सेंटर वाला पोर्शन होता है जो कि मोस्ट प्रोन है टू इस्कीमिया, क्योंकि ये पहला पार्ट होगा विच विल बिकम एवेस्कुलर, क्योंकि आपका जो ब्लड सप्लाई था वो पेरिफेरी से आ रहा था, इसलिए डीजनरेशन हमेशा सेंटर से शुरू होगा। लीस्ट कॉमन डीजनरेशन विल बी दैट विल बी सार्कोमेटस डीजनरेशन, मोस्ट कॉमन था हाइलीन। लीस्ट कॉमन आपका सार्कोमेटस डीजनरेशन क्यों होता है, क्योंकि पहली बात तो ये रेयर मैलिग्न क्यों का कोई रीजन नहीं है। इसके बारे में दो चीजें पता होनी चाहिए आपके सार्कोमेटस डीजनरेशन के बारे में। पहली चीज, ये एक रेयर मैलिग्नेंट चेंज इसका हो सकता है दैट इज लेस देन 0.5%। इसका रेयर मैलिग्नेंट चेंज हो सकता है दैट इज लेस देन 0.5%। एंड इट इज यूजुअली सीन इन ओल्डर वुमेन। ओल्डर वुमेन के अंदर आपको ये सार्कोमेटस डीजनरेशन जो है देखने को मिलता है। अब दो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आप बताइए कि फाइब्रॉइड को क्या होगा इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर कोई हार्मोन्स नहीं होगा, और मैंने बताया था आपका जो फाइब्रॉइड है ये एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर हार्मोन्स नहीं होंगे तो फाइब्रॉइड श्रिंक कर जाएगा इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। दूसरा एप्लीकेशन वाला सवाल, अगर आपके पास कोई फीमेल आती है, ओल्डर वुमेन है, जो कि सडन ऑनसेट ऑफ पेन के साथ आती है विद एनलार्जमेंट ऑफ द फाइब्रॉइड, तो आपका सजेशन, आपका सस्पिशन क्या होगा, इट विल बी ऑफ द सार्कोमेटस चेंज, सार्कोमेटस डीजनरेशन, क्योंकि यही कॉमन होता है ओल्डर वुमेन के अंदर। फिर हम बात करते हैं हाइलिन डीजनरेशन। मोस्ट कॉमन डीजनरेशन हमने देख लिया, सार्कोमेटस लीस्ट कॉमन डीजनरेशन जो कि ओल्डर वुमेन के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं रेड डीजनरेशन के बारे में, जिसको हम कैर्नियस डीजनरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो रेड डीजनरेशन होता है ये बेसिकली आपका फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड की साइज बढ़ जाती है, फाइब्रॉइड को वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, एंड एक कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका प्रेगनेंसी का, दैट टू ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी। क्या बताया मैंने, रेड डीजनरेशन कार्नियस डीजनरेशन है, जिसके अंदर बेसिकली साइज और वेस्कुलरिटी दोनों बढ़ जाते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रेगनेंसी का, दैट टू सेकंड ट्राइमेस्टर। तो अगर आपके पास ये प्रेजेंट कैसे करेगा, ओके इसका पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा रेड डीजनरेशन का, पेशेंट आएगा विद एक्यूट एब्डोमिनल पेन दैट टू इन सेकंड ट्राइमेस्टर, और पेशेंट जो है नोन केस है फाइब्रॉइड का, और ये फाइब्रॉइड के साथ पेन जो है इट इज अकम्पेनिड बाय नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर एंड इंक्रीज टीएलसी काउंट।
इस तरीके से आएगा। आप पहला इन्वेस्टिगेशन पेन के लिए क्या बोलोगे? यूएसडी बोलोगे। यूएसडी के ऊपर आपको ये 3 चीजें देखने को मिलेगी। पहली चीज प्रोब टेंडरनेस, मतलब जहां पर आप प्रोब रखोगे, अगर फाइब्रॉइड वहां पर है तो वहां पर आपको टेंडरनेस फील होगी, जो पेशेंट है वो आवाज करेगा। दूसरा, इंक्रीज साइड ऑफ फाइब्रॉइड एंड इंक्रीज वेस्कुलरिटी, क्योंकि यही दोनों चीज आपको देखने को मिलती थी, साइज इंक्रीज करता था, वेस्कुलरिटी इंक्रीज करती थी इन रेड डिजनरेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि आपका रेड डिजनरेशन जो है उसके ये 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, एक्यूट एपेंडिसाइटिस, अब्रप्शन एंड टॉर्जन। लेकिन डिफरेंस क्या होता है तीनों के अंदर, वो आपको बता दो। मतलब एक्यूट एपेंडिसाइटिस से आप कैसे अलग करोगे? तो एक्यूट एपेंडिसाइटिस के अंदर जो पेन होता है वो शिफ्टिंग पेन होता है, और ये जो टेंडरनेस होती है वो मैकबर्नीस पॉइंट के ऊपर टेंडरनेस फील होती है एक्यूट एपेंडिसाइटिस के अंदर। और यूएसडी के अंदर आपको जो है डायलेटेड डिस्टेंडेड अपेंडिक्स जो है देखने को मिल जाएगा। शिफ्टिंग पेन, मैकबर्निस पॉइंट पे टेंडरनेस और डिस्टेंडेड डायलेटेड अपेंडिक्स देखने को मिलेगा एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर। अब्रप्शन में क्या होगा? पहली बात तो आपका डिजनरेशन सेकंड ट्राइमेस्टर में था, अब्रप्शन में मोस्ट कॉमनली आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा। अब्रप्शन के अंदर पूरा का पूरा यूटेरस टेंडर होगा, लेकिन आपके इसके अंदर सिर्फ टेंडरनेस कहां पे थी? फोकल टेंडरनेस थी, जहां पर फाइब्रॉइड है बस वहां पर ही टेंडरनेस रहेगी। और जो अब्रप्शन होगा उसमें आपका यूटेरस जो है वो टोन को इंक्रीज कर लेगा, जिसके कारण ये हार्ड यूटेरस बन जाएगा, और ब्लीडिंग एक भी एक कंप्लेंट रहेगी अब्रप्शन के अंदर। लेकिन रेड डिजनरेशन के अंदर ब्लीडिंग ये कंप्लेंट नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं टॉर्जन के बारे में। तो टॉर्जन जो है ये नॉन केस ऑफ पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड के अंदर देखने को मिलता है। ओके, नॉन केस ऑफ पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड, चाहे वो सबम्यूकोजल हो चाहे वो सबसिरोजल। ठीक है, और फीवर नहीं देखने को मिलेगा इन टॉर्जन, रेस टीएलसी भी नहीं देखने को मिलेगा, पर यूएसजी के अंदर ब्लड फ्लो कम रहेगा। ओके, आपके रेड डिजनरेशन के अंदर वेस्कुलरिटी बढ़ रही थी, ब्लड फ्लो बढ़ रहा था, यहाँ के अंदर ब्लड फ्लो क्या हो रहा है? टॉर्जन के अंदर कम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रेड डिजनरेशन को आप मैनेज कैसे करोगे। तो कंजर्वेटिवली मैनेज करते हो, कोई सर्जरी हम करते नहीं है। कंजर्वेटिव मतलब कैसे मैनेज करेंगे? एनाल्जेसिक देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, नील पर ओरल देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं शुरू करेंगे, रूटीनली हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं देते? क्योंकि इसके अंदर जो फीवर और टीएलसी बढ़ रहा था ना, फीवर आ रहा था और टीएलसी बढ़ रहा था, ये रिएक्शनरी था, मतलब ड्यू टू रेड डिजनरेशन ये बढ़ हो रहा था। ओके, ये एक एसेप्टिक कंडीशन है जिसमें कोई इंफेक्शन होता नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक्स आप नहीं देते हो। फिर हम बात करते हैं कैल्सिफिक डिजनरेशन के बारे में। अब कैल्सिफिक डिजनरेशन, पहली बात तो ये सब सीरोजल फाइब्रॉइड्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। इट बिगिंस फ्रॉम पेरिफेरी। पेरिफेरी से क्यों बिगिन करता है? क्योंकि मान लीजिए आपका ये फाइब्रॉइड है। ओके, कैल्सिफिक डिजनरेशन के लिए कैल्शियम को अक्यूमुलेट करना पड़ेगा, ब्लड सप्लाई पेरिफेरी से आ रहा है, जिसके कारण तो ब्लड के साथ ही कैल्शियम आएगा, तो आपके पेरिफेरी से ही जो है कैल्सिफिक डिजनरेशन शुरू होकर सेंटर की तरफ जाएगा। और कैल्सिफिक डिजनरेशन अगर है तो उसको वॉर्म स्टोन भी कहा जाता है। अब कैल्सिफिक डिजनरेशन को हम देखते हैं एक्सरे के ऊपर। तो आपके पास कोई फीमेल आती है 35 साल की, किसी चीज के लिए उसका पेल्विक एक्सरे किया, और पेल्विक एक्सरे के ऊपर आपको इस तरीके का जो है अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। ये क्या है? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, एंडोमेट्रियमा है, डर्मोइड सिस्ट है, या ब्लैडर स्टोन है, या फाइब्रॉइड है विद कैल्सिफिक डिजनरेशन। तो ये एंडोमेट्रियमा क्यों नहीं है? क्योंकि एंडोमेट्रियमा में कभी भी कैल्सिफिकेशन नहीं होता, और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत होमोजेनस कैल्सिफिकेशन है पूरे के पूरे इस सर्कल के अंदर। तो एंडोमेट्रियम के अंदर तो सिस्ट होता है विद इंटरनल होमोजेनस इकोस। यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कैल्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है, और कैल्सिफिकेशन नहीं होता एंडोमेट्रियम के अंदर। डर्मोइड क्यों नहीं है? डर्मोइड इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर फोकल कैल्सिफिकेशन होता है, यहाँ पर आपको फोकल नहीं जनरलाइज कैल्सिफिकेशन पूरे सर्कल के अंदर देखने को मिल रहा है। ब्लैडर स्टोन क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लैडर स्टोन यहाँ पर होता है सेंटर में एग्जैक्टली, ये इसेंट्रिक है, एक साइड में है, तो इसलिए ये ब्लैडर स्टोन भी नहीं हो सकता। और साथ में अगर आपका ब्लैडर स्टोन होता वो भी इतनी बड़ी साइज का, तो वो हमेशा सिम्टोमेटिक होता, कभी एसिम्टोमेटिक नहीं होता। यहाँ पर एसिम्टोमेटिक आपको दिया गया है। और अगर और चौथा आपका आंसर ये है कि फाइब्रॉइड हो सकता है ये विद कैल्सिफिक डिजनरेशन, क्योंकि फाइब्रॉइड विद कैल्सिफिक डिजनरेशन इसका मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है, ये एसिम्टोमेटिक ही होता है। और दूसरा, इसमें इसी तरीके से पूरा होमोजेनस कैल्सिफिकेशन होता है पूरे सर्कल के अंदर, ना कि फोकल कैल्सिफिकेशन। ठीक है, फिर ये हमने पढ़ लिया कैल्सिफिक डिजनरेशन के बारे में। अब हमने पेन को पढ़ लिया कि पेन ये दूसरा क्लिनिकल फीचर होता है। पहला होता है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तीसरा जो क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिल सकता है इन सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड, वो होता है प्रेशर सिम्टम्स। प्रेशर सिम्टम्स डिपेंड करता है साइज ऑफ फाइब्रॉइड पर एंड लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड पर। अगर आपका बड़ा साइज है फाइब्रॉइड का और वो लोकेटेड है ऑन द एंटेरियर वॉल ऑफ यूटेरस, तो वो यूरिनरी सिम्टम्स कॉज करेगा। और अगर मान लीजिए बिग साइज का फाइब्रॉइड है एंड प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूटेरस, तो वो बेसिकली आपके बावल सिम्टम्स कॉज करेगा, क्योंकि ये पाउच ऑफ डगलस और रेक्टम को कंप्रेस करता हुआ रहेगा। अब यूरिनरी सिम्टम्स क्या होता है जब एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस को कंप्रेस करता है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपका ब्लैडर ऑलरेडी प्रेस हो रहा है, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है यूरिनेशन की वो बढ़ जाती है यूरिनरी सिम्टम्स के अंदर। पहली बात तो और पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस के अंदर अगर कंप्रेस हो रहा है तो पहली बात तो बावेल सिम्टम्स आएंगे। दूसरा,
एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, अगर यूरिनरी रिटेंशन होता है ना बाबू, तो वो आपका पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूटरस के अंदर लोकेटेड है इसलिए होता है। और यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो एंटीरियर वॉल ऑफ यूटरस कंप्रेस हो रहा है, ये आप याद रखें। यूरिनरी रिटेंशन मतलब आपका ये पार्ट कंप्रेस हो रहा है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना मतलब ये वाला पार्ट कंप्रेस हो रहा है। फिर आपका एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन एक्चुअल में होता क्यों है, क्योंकि अगर जब पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूटरस कंप्रेस होता है तो ये ग्रो करता है इनटू पाउच ऑफ डगलस, पोस्टीरियरली ग्रो करता है इन पाउच ऑफ डगलस, जिसके कारण यूटर जो है ये पुश कर दिया जाता है फॉरवर्ड, रिजल्टिंग इनटू ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ट्रैक्ट। और आउटफ्लो ट्रैक्ट को जब ऑब्स्ट्रक्शन जाएगा तो यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड के बारे में, जो कि फिगो 8 के अंदर भी आता है, फिगो 8 होता है। ये बेसिकली दो टाइप का हो सकता है, ट्रू ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड या फिर फॉल्स ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड। ट्रू ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड जो होता है ये अराइजिंग डिनोवो बिटवीन द लेयर्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, मतलब ये खुद से नए से ब्रॉड लिगामेंट के लेयर्स के अंदर से आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं ट्रू ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड। फॉल्स ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये एक यूटेराइन सबसिरोजल फाइब्रोइड है जो कि ग्रो कर रहा है इनटू द ब्रॉड लिगामेंट। ये क्या है, यूटेराइन सबसिरोजल फाइब्रोइड है जो कि ग्रो कर रहा है इनटू द ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे भाई दोनों को, तो डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान है। यूरेटर को आप देखो, यूरेटर अगर मेडियल है टू फाइब्रोइड तो वो ट्रू ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड है, अगर यूरेटर जो है लैटरल है टू फाइब्रोइड तो वो फॉल्स ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड है। देखो क्या है ना, नॉर्मली आपका यूरेटर जो है ये लाई करता है इन द मेडियल पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, तो अगर ट्रू फाइब्रोइड है तो नॉर्मल एनाटॉमी मेंटेन रहेगी और जो आपका फाइब्रोइड है, सॉरी आपका जो यूरेटर है ये मीडियल पार्ट के अंदर ही रहेगा, दैट इज मीडियल टू द फाइब्रोइड। लेकिन अगर फॉल्स फाइब्रोइड है, फॉल्स ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड है, तो उस केस में आपका जो फाइब्रोइड है ये खींच के लेकर जाएगा आपके इस यूरेटर को और उसको बेसिकली बाहर भेज देगा, मतलब मीडियल पार्ट ऑफ यूरेटर्स, मीडियल पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट से उसको आगे लेकर जाएगा, देयरफॉर द यूरेटर विल बी प्रेजेंट लैटरल टू द फाइब्रोइड। ठीक है, फिर अब आगे आगे के आपके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, इनफर्टिलिटी और आरपीएल दैट इज रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस, ये सब म्यूकोजल फाइब्रोइड्स के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के ये कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकता है जैसे कि अबॉर्शंस ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ कैविटी, आपको प्रीटर्म लेबर देखने को मिल सकता है, आईयूजीआर देखने को मिल सकता है। अब्रप्शन के अंदर मैंने बताया था कि अब्रप्शन बेसिकली अब्रप्शन का कॉज हो सकता है फाइब्रॉइड, माल प्रेजेंटेशन एंड पीपीएच, क्योंकि एंजियो वैस्कुलर एबनॉर्मेलिटी थी इसलिए पीपीएच भी हो सकता है। फिर रेयर एंडोक्राइन प्रेजेंटेशन भी हो सकता है ड्यू टू एक्टोपिक हार्मोन प्रोडक्शन, लेकिन ये रेयर है, ज्यादा याद मत रखो उनको, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन, एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन रिजल्टिंग इनटू पॉलीसाइथीमिया, पैराथायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन रिजल्टिंग इनटू हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया। तो ये रेयर है, ना याद रखो तो चलेगा। तो अब अगले लेक्चर के अंदर हम बेसिकली इन्वेस्टिगेशन वगैरह पे ध्यान देंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।